आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे विराम चिन्हों का। देखिए, विराम चिन्ह शब्द दो प्रकार से लिखा हुआ है। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह दोनों तरह से प्रयोग में आता है। ये तत्सम रूप है और यह तद्भव रूप है। तद्भव भी भाषा में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, विराम चिन्ह दरअसल है क्या? क्या उद्भावना है विराम चिन्हों की? विराम चिन्ह दरअसल में भाषा के मूलभूत आधारभूत तत्वों में से एक हैं। अगर कहा जाए कि विराम चिन्हों के द्वारा ही भाषा का अर्थ स्पष्ट होता है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक उदाहरण लेते हैं, श्याम जी आ गए। स्पष्ट हो रहा है कि बात पूरी हो गई। अब इसी वाक्य को दूसरे प्रकार से देखिए। शब्द वे ही होंगे, बोलने का तरीका हो जाएगा। हम बातचीत में जब करते हैं, एक पहली बार हमने कहा श्याम जी आ गए। अब इसी का दूसरा रूप देखिए, श्याम जी आ गए। स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है। श्याम जी आ गए। अब तीसरे प्रकार से देखिए, श्याम जी आ गए। आश्चर्य स्पष्ट हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है। श्याम जी आ गए। अब देखिए, चौथे प्रकार से देखिए, श्याम जी आ गए। मतलब श्याम जी से पूछा जा रहा है कि आप आ गए। एक ही वाक्य को चार प्रकार से, अब यहां साधारण बोलचाल में तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। हमने कहा, आपने समझ लिया, आपने कहा, हमने समझ लिया। किंतु इसी बात को अगर हमको लिखना होगा, तो हम लेखन में कैसे अपनी बात को स्पष्ट करेंगे? बातचीत करते समय तो हमारे हाव भाव हैं, हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है, उनके द्वारा हम अपनी बातों को स्पष्ट कर देते। किंतु लेखन में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, भाव को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। देखिए, इसी चीज को हम लिखकर देखते हैं। जैसे अभी जो उदाहरण बताए हैं, श्याम जी आ गए। बात पूरी हो गई। दूसरा रूप, श्याम जी आ गए। श्याम जी आ गए। तीसरा रूप देखिए, अब चौथा रूप देखिए, अब यहां पर थोड़ी देर के लिए ये मानकर देख लीजिए कि यहां ये कोई भी चिन्ह नहीं है। यहां कोई चिन्ह नहीं है। यदि यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, इन चिन्हों को हटा दिया जाए, तो इन चारों वाक्यों से, चारों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही अर्थ में आपको दिखेंगे। किंतु यदि इनमें चिन्ह लगा दीजिए, तो सबके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। तो सबके अर्थ अलग अलग हो गए। अब यह भूमिका है भाषा में विराम चिन्हों की। देखिए, भाषा में दो चीजें होती हैं,
एक शब्द और एक अर्थ। अगर शब्द हैं और उनका अर्थ नहीं निकल रहा है, भाषा नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर शब्द नहीं है, लिखित भाषा, अगर हम मौखिक की बात करें, लिखित में तो शब्द आवश्यक है। अगर भाषा की बात करें, भाषा में अगर शब्द नहीं है, अर्थ है, तब तो भाषा कहलाएगी, सांकेतिक भाषा। किंतु शब्द और अर्थों को दोनों को मिलाकर ही, शब्द को और अर्थ को दोनों को मिलाकर ही भाषा का पूर्ण रूप बनता है। और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, लिखित भाषा में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की अहम भूमिका है, अपरिहार्य है। अब हम बात करते हैं विराम चिन्ह कितने हैं। देखिए, हिंदी में विराम चिन्हों को लाने का, हिंदी में विराम चिन्हों को प्रयुक्त करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। कुल मिलाकर 20 विराम चिन्ह स्वीकृत हैं। उनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा सा रुकने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, कहते समय, अपने वाक्य को कहते समय थोड़ा सा रुकने के लिए। जब बीच में हम रुकते हैं, वाक्य के बीच में कुछ शब्दों को बोल करके बीच में जब हम रुकते हैं, तो उसको उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। इंग्लिश में इसे कॉमा कहते हैं। बड़ा ये साधारण सा और बहुप्रयुक्त चिन्ह है, बड़ा कॉमन सा सिंबल है, सब लोग जानते हैं, कॉमा। अल्प विराम कहते हैं हिंदी में इसको। थोड़े से ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, रवि और राधा दौड़ रहे हैं। मोहन के बाद अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। अच्छा, दूसरा है अर्धविराम। जब हम कोई वाक्य कहते हैं और कंप्लीट नहीं हुआ है, आधी बात कह पाए हैं, और इसके बाद में फिर थोड़ा सा रुक करके आगे हम अपनी बात को पूर्ण करते हैं, वहां पर आधी बात जब कह दी जाती है लगभग, ऐसा कुछ अर्थ भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, आओ बैठो चुप रहो। आओ बैठो पर चुप रहो। थोड़ा थोड़ा रुको। देखिए, विराम शब्द का मतलब ही रुकना होता है, ठहराव होता है। चलिए खैर, अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम फुल स्टॉप, सभी जानते हैं। पूर्ण विराम जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो पूर्ण होने पर अपने वाक्य के अंत में लगाए गए चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कंप्लीट हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। अगला है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। तुम भी आओगे, यहां पर ध्यान देने की बात है। क्या तुम भी आओगे? अगर हम क्या का प्रयोग न भी करें और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दें, तो भी प्रश्न हो जाएगा। जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम क्या शब्द का प्रयोग हर स्थान पर नहीं करते हैं। आओगे ना, ऐसे बोल देते हैं। आओगे, ऐसे बोल देते हैं। क्या तुम आओगे पूर्ण रूप में नहीं बोलते। मतलब क्या का प्रयोग अगर नहीं भी करते हैं और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, मतलब वहां प्रश्न किया गया है। अगला है विस्मयादि बोधक। हर्ष, विस्मयादि। विस्मयादि का मतलब होता है विस्मय आदि। यहां ये बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है। विस्मय आदि मतलब विस्मय और ऐसे ही अन्य भाव भी, जैसे विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, उत्साह आदि को भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि। जैसे वाह इतना सुंदर दृश्य है। वाह, वाह के बाद मतलब आश्चर्य है। विस्मयादि सूचक चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। योजक या सामासिक। योजक चिन्ह जिसको हाइफन बोलते हैं, सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्दों के साथ, या तो समान शब्द हो या विपरीतार्थक शब्द हो,
जैसे भाई भाई, समान, समानता सूचक, या फिर आना जाना, विपरीतार्थक के बीच में इस तरह के शब्दों का प्रयोग जहां पास पास में होता है, साथ साथ होता है, उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। आचार विचार, आना जाना। देखिए, निर्देशक या संबद्धता सूचक भी कहते हैं इसको, रेखिका चिन्ह भी कहते हैं, डैश, इसे हिंदी इंग्लिश में डैश बोलते हैं। स्पष्टीकरण करने के लिए साहित्य की अनेक विधाएं हैं, कविता, कहानी, नाटक आदि। अगला है विवरण चिन्ह, विवरण देने के लिए भारत में कुछ बहुत बड़े नगर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि, जैसे के बाद में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, ध्यान रहे, सामान्यतः तो हम डैश लगा देते हैं जैसे के बाद, किंतु यहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अगला उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं इसको। उद्धरण चिन्ह किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसे कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह वाक्य कहा है और उस वाक्य को ज्यों का त्यों यहां लिया है हमने। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, लेने के लिए, उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए, अगला है कोष्ठक, ब्रैकेट। कोष्ठक अर्थ लिखने या क्रमांक को घेरने के लिए, या तो अर्थ लिखने के लिए, जैसे सुमित्रानंदन का अर्थ ब्रैकेट में लिख दिया लक्ष्मण, राधे का अर्थ ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक में लिख दिया कर्ण, या फिर 1, 2, 3, 4 इन सबको ब्रैकेट में लिख दिया। क्रमांक को घेरने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, या फिर अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक को ही इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। चलिए, संक्षेप सूचक, अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए, जैसे हर स्थान पर हम लिखा देखते हैं उ मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस, इस तरह से लिखा देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। अब वहां पर उसके आगे एक शून्य जैसी आकृति बनी होती है, संक्षेप में लिखने के लिए उ के बाद मतलब शून्य की आकृति बना दी, मतलब इसका मतलब हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला हमारा विराम चिन्ह है हंसपद या काकपद। हंसपद भी कहते हैं या काकपद भी कहते हैं, इसको त्रुटि पूरक भी कहते हैं। त्रुटि पूरक, देखिए, वाक्य में छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए, जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और भूलवश हम कोई शब्द लिखना बीच में भूल गए, तो उसके लिए उसके नीचे जहां हमको लिखना है, जैसे राधा की आवाज है, हम सुरीली लिखना भूल गए, राधा की आवाज सुरीली है, हम ये लिखना चाह रहे थे, हम वाक्य लिखना चाह रहे थे कि राधा की आवाज सुरीली है, किंतु सुरीली लिखना भूल गए, तो आवाज के बाद हम नीचे ये चिन्ह लगाएंगे और सुरीली शब्द ऊपर लिख देंगे। इसको कहते हैं त्रुटि पूरक, हंसपद या काकपद, 3 नामों से जाना जाता है इसको। अच्छा, अगला है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति अपनी ही बात को दोबारा कहने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम महीने का सामान घर में लाने के लिए हम कुछ लिख रहे हैं, तो वहां हमने लिख दिया अरहर की दाल 5 किलो। अब नीचे लिखना है मसूर की दाल, तो की दाल पूरा ना लिख करके इसको इस तरह से हम लिख देते हैं 5 किलो, 5 किलो इतना पूरा ना लिख करके ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, मतलब ये। उसके नीचे लिखा चीनी, अगर 5 किलो ही लिखना है तो 5 किलो। इस तरह से हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं आप कितना बचत के लिए, समय और लेखन की बचत के लिए, या फिर भावों को स्पष्ट करने के लिए कितने आवश्यक हैं ये। अच्छा, अगला है तारक चिन्ह। तारक चिन्ह में क्या है,
एक स्टार लगा दिया जाता है, आपने देखा होगा पुस्तकों में, स्टार लगा दिया किसी शब्द का के आगे स्टार लगा दिया ऊपर की ओर, और फिर नीचे रेखा खींच करके बॉटम में पेज के और उसका अर्थ लिख देते हैं, या फिर ये लिख देते हैं कि वह कहाँ से लिया गया है, ऐसा हम लिख देते हैं ये स्पष्ट करने के लिए। तो इसीलिए इसको तारक चिन्ह भी कह देते हैं, तारक चिन्ह। इसको फुटनोट या टिप्पणी, पाद टिप्पणी के लिए, पाद टिप्पणी मतलब पैरों में टिप्पणी लिखने के लिए, मतलब नीचे साइड में टिप्पणी लिखने के लिए, या फिर उसको फुटनोट कहेंगे इंग्लिश में, करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, स्टेयर लगा करके नीचे उसका अर्थ लिख देते हैं। अच्छा, अगला है हमारा लोप सूचक या अपूर्णता सूचक। हमने कोई वाक्य लिखा, मतलब एक बड़ा पद्य है, उसको पूरा ना लिख करके, उदाहरण के लिए हमने लिखा है मेरी भवबाधाहरो, इतना लिखा है और इसके बाद में ये चिन्ह लगा दिया, और मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे केवल इतना नहीं है, इसके आगे भी कुछ है और अंत में लिख दिया है कविवर बिहारी। अगला है रेखांकित चिन्ह, रेखांकन मतलब अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन करने के लिए। अगला है समाप्ति सूचक, मतलब आगे इस तरह से हम चिन्ह लगा देते हैं, डैश, कई 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 डैश लगा देते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि ये समाप्त हो गई है हमारी बात। टीका सूचक मतलब टीका लिखने के लिए धन का चिन्ह लगाया और आगे उसकी टीका लिख दी, स्पष्टीकरण लिख दिया। समता सूचक बराबर, इक्वल टू, और परिणति सूचक मतलब समाप्त हो जाए, उसके लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये कुल 20 विराम चिन्ह हैं, और ये भाषा में कितने आवश्यक हैं, आशा है स्पष्ट हो गया होगा।